आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात आईफोन 17 की, जिसकी अब से कुछ ही देर बाद लॉन्चिंग होने वाली है। कंपनी आज अपने AW ड्रॉपिंग इवेंट में करीब 7 नए प्रोडक्ट्स पेश करने वाली है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा आईफोन 17 सीरीज की हो रही है। और चर्चा यह है कि इस बार कंपनी का सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है आईफोन 70 AIR, जिसे अब तक का सबसे पतला आईफोन बताया जा रहा है। बस चंद पलों का और इंतजार। एप्पल के सबसे बड़े इवेंट की होने वाली है शुरुआत। इस इवेंट का नाम ऑफ ड्रॉपिंग रखा गया है, जिसका आगाज कैलिफोर्निया के एप्पल पार्क में कुछ देर बाद होने वाला है। इस लॉन्चिंग इवेंट में एप्पल की ओर से करीब 7 नए प्रोडक्ट्स पेश किए जा सकते हैं, मगर आईफोन के दीवानों को सबसे ज्यादा इंतजार आईफोन 17 सीरीज का है। इस सीरीज में 4 मॉडल्स एप्पल की ओर से इस लॉन्चिंग इवेंट में पेश किए जाएंगे। इवेंट का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है अब तक का सबसे पतला आईफोन, जिसका नाम हो सकता है आईफोन 17 एयर, जो कि कहा जा रहा है 5.5 मिलीमीटर तक पतला होगा। इसके साथ इस फोन में आएगा एक सिंगल कैमरा सिस्टम और शायद बैटरी को भी एनहांस किया जाए। इस बार एप्पल का ये इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा सरप्राइज आईफोन 17 एयर हो सकता है, जिसे अब तक का सबसे पतला आईफोन कहा जा रहा है। आईफोन 17 सीरीज का ये मॉडल प्लस वेरिएंट की जगह लेगा, यानी इस बार प्लस वेरिएंट की जगह एयर नाम का बिल्कुल नया मॉडल आईफोन के चाहने वालों को मिलने वाला है। वहीं आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोनों हैंडसेट में 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा इन फोन्स का डिजाइन भी बदला हुआ हो सकता है, जिससे इन्हें और प्रीमियम लुक मिलेगा। पहली बार प्रो मॉडल में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। साथ ही फ्रंट और रियर कैमरे से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड की सुविधा भी मिल सकती है। बैटरी की बात करें तो आईफोन 17 और प्रो मैक्स में 5000 mAh से ज्यादा की बैटरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि ये सभी डिवाइस अपडेटेड OS 26 सॉफ्टवेयर के साथ आएंगे, जिसके चलते एप्पल प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों का अनुभव और शानदार होने वाला है। फोन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटर डिस्प्लेज, 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सिस्टम को, और प्रो मैक्स सीरीज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेपर चेंबर कूलिंग और अप टू 5000 mAh की बैटरी। इस लॉन्चिंग इवेंट में आईफोन 17 सीरीज के अलावा एप्पल वॉच सीरीज 11 और एयरपॉड्स प्रो 3 की झलक भी देखने को मिलेगी। आईफोन्स की बियॉन्ड वॉच सीरीज में भी शायद कुछ अपडेट्स देखने को मिले विद द वॉच सीरीज 11, जिसमें हेल्थ ट्रैकिंग को थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रा 3 सीरीज के वॉच में भी अपडेट्स आ सकते हैं, जो कि फ्लैगशिप मॉडल है अगर आप एप्पल वॉच की बात करें। लेकिन एप्पल एक सरप्राइज दे सकता है इस साल, शायद अफोर्डेबल सेगमेंट में एक एप्पल वॉच SE मॉडल के थ्रू। इसके अलावा एप्पल टीवी, होमपॉड मिनी और भी एप्पल के गैजेट शायद इस साल अनाउंस हो सकते हैं। इन एप्पल प्रोडक्ट्स की कीमत को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण एप्पल के नए प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों की नजर इसी बात पर होगी कि आखिर आईफोन 17 और आईफोन एयर कितने महंगे आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चले बात अगली अच्छी खबर की। गुजरात के महिसागर जिले से है खबर, जहां के व्रतु सिंह मुबाडा गांव का प्राइमरी स्कूल इन दिनों खूब चर्चा में। अब चर्चा की वजह है इस स्कूल के शिक्षक संदीप उपाध्याय, जिन्होंने स्कूल के बच्चों को शतरंज का ग्रैंड मास्टर बनाने की मुहिम छेड़ी हुई है। शिक्षक संदीप उपाध्याय की इस पहल का नतीजा ये है कि इनके सिखाए कई बच्चे शतरंज प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।
महिसागर जिले के गांव रतु सिंह नाम मुवाड़ा का ये स्कूल किसी दूसरे सरकारी स्कूल जैसा ही है, मगर ये स्कूल इसलिए खास है क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शतरंज की बिसात पर शह और मात देने का हुनर सीख रहे हैं। इन बच्चों को ये हुनर सिखा रहे हैं स्कूल के शिक्षक संदीप उपाध्याय, जिन्होंने स्कूल के बच्चों के अंदर शतरंज के खेल को लेकर ऐसी दीवानगी जगाई है कि हर बच्चा शतरंज का महारथी बनने के लिए जी जान से जुटा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। मुझे एक किताब मिली जिसका नाम है यू कैन विन। ये शायद मेरे को 2020 के आखिर में मिली, तो उस भी चीज ने मेरा जीवन पूरा बदल दिया कि भाई यू कैन विन बुक में बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे सीखने मिली। फिर मैंने जो चीज सीखी थी श्रीमद् भगवद गीता से कि भाई जो अपने पास हो दूसरों को दो, और जो यू कैन विन जो बुक है उसके बाद मैंने चेस जो मैं थोड़ा जानता था वो मेरे बच्चों के लिए स्कूल में सिखाना चालू किया। शिक्षक संदीप उपाध्याय ने बताया कि ये सब साल 2021 से शुरू हुआ और अब तक वो 200 बच्चों को शतरंज के दाव पेच सिखा चुके हैं। बड़ी बात ये है कि गांव के 6 बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ओर से फिडे रैंकिंग हासिल की है। वहीं कई बच्चे जिला और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट्स में भी अपने हुनर का लोहा मनवा चुके हैं। गुजरात में, पूरे गुजरात में ऐसा कोई गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं है जिसमें 100 से भी ज्यादा चेस प्लेयर हो। और अगर मैं पूरे भारत की भी बात करूं तो मेरी नजर में आज तक ऐसा नहीं आया कि इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल में चेस के बच्चे हो। मुझे नहीं, मतलब देखा नहीं अभी तक इतने सारे बच्चे हो सकते हैं। लेकिन शिक्षक संदीप उपाध्याय और इन बच्चों के लिए ये सफर इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो गरीब किसान और खेतीहर मजदूरों के परिवारों से थे। ऐसे में इनके लिए शतरंज की किट खरीदना आसान नहीं रहा। लिहाजा संदीप उपाध्याय ने अपने वेतन से शतरंज की बिसात, किताबें और घड़ियां खरीदी ताकि बच्चों को शतरंज के खेल की बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। वैसे तो हम एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते पढ़ाने में। तो जब रिसेस का टाइम होता है, मतलब ब्रेक होता है, उस समय जो बच्चे खाना खाते हैं, खाने खाने के बाद बच्चों को सारे टीचर और बच्चे खुद यहाँ खेलने बैठते हैं, तो वो 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का सरस टाइम मिल जाता है उस टाइम। तो उस टाइम बच्चों को खिलाते हैं और उससे हमारा मतलब जो सपना है वो पूरा नहीं होता कि जो काम करना है। तो मैंने क्या किया, फिर जो छुट्टियां होती है, जैसे कि संडे है या कोई त्यौहार आ गया, दिवाली हो उसकी छुट्टियां होती हो, या फिर उत्तरायण है, होली है, उस टाइम भी हम स्कूल में आते हैं। जो समर वेकेशन होता है उस टाइम भी छुट्टी में हम स्कूल में आते हैं और पूरा दिन छुट्टी में स्कूल में रहते हैं और बच्चों को चेस सिखाते हैं। हमारे पास 125 से भी ज्यादा चेस के सेट है और जो चेस का जो क्लॉक होता है, टाइमर, वो चेस के क्लॉक हमारे पास 35 के अराउंड है। और ये इसके सिवा बहुत सारी हमारे पास चेस की बुक्स भी है। और इसका खर्चा में क्या है कि वो मेरा एक रूल्स है कि मैं जो भी कमाता हूँ, जो मेरी सैलरी है, उसका मेरा नियम है कि मैं उसका छोटा सा % अपने बच्चों के लिए निकालूं। संदीप उपाध्याय के इसी जुनून की बदौलत जून 2024 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चुने गए 8 छात्रों में से 7 रतु सिंह नाम मुवाड़ा के इसी स्कूल से थे। इतना ही नहीं, स्कूल की लड़कियों ने भी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ पे मैं छोटा था तो स्कूल में आना मन नहीं होता था, तो हमारे सर सिखाते थे। तो मैं जब 6ठी कक्षा में आया तो यहाँ पे पता चला कि चेस भी सिखाते, तो मैं रोज स्कूल में आता था चेस खेलने के लिए और रिसेस दरमियान हम चेस खेलते थे। तो मैं घर पे भी प्रैक्टिस करता था। मुझे पता नहीं था कि चेस में ऐसे होता, आगे बढ़ा जाता है, तो मुझे पता ही नहीं था ये सब। तो मैं बेसिक तो बेसिक तो आता था पर आगे नहीं आता था, तो मैं बुक्स पढ़ता था चेस की। तो एक बार ऐसा हुआ कि टूर्नामेंट थी बड़ौदा में 2023 में, तो यहाँ पे मैं गया डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल DLSS की, गुजरात की स्कीम थी। तो उसमें हम बहुत सारे बच्चे गए थे, तो 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। छोटा सा तभी से यहाँ पे पढ़ता हूँ और मैं पहली कक्षा से पढ़ता था यहाँ पे। तब हम
हमारे जो संदीप सर है वो हमें पहली कक्षा से पढ़ाते थे। वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम छठी कक्षा में आए तब से हमें चेस सिखाना शुरू किया उन्होंने। संदीप उपाध्याय का मिशन गुजरात से 50 ग्रैंड मास्टर और 10 विश्व चैंपियन तैयार करने का है, जिसके लिए वो हर संभव कोशिश भी कर रही हैं। उनकी इस कोशिश में अब कॉर्पोरेट सहयोग भी मिलने लगा है। महिसागर से वीरेन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात तैयार हो चुके हैं देश के पहले ड्रोन टेस्टिंग लैब की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नेशनल टेस्ट हाउस में बनकर तैयार हुए इस सरकारी लैब में सिविलियन ड्रोन की क्षमताओं की परीक्षा होगी और फिर उन्हें तय मानकों के आधार पर सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। और इस वक्त देश में 200 कंपनियां भारत में एक सुरक्षित और मानव रहित विमानन उद्योग के निर्माण के लिए काम कर रही हैं, जिसकी वजह से भारत के ड्रोन सेक्टर में जबरदस्त विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद NTH यानी नेशनल टेस्ट हाउस में लगी ये मशीन्स किसी भी स्टार्टअप या कंपनी के ड्रोन की सेहत और काबिलियत को बताएंगी। ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि तेजी से उभरते हर क्षेत्र की जरूरत बन चुका है। भारत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। चाहे फसलों पर दवा या खाद के छिड़काव की बात हो, चाहे कम से कम समय में दूर दराज इलाके में दवा की डिलीवरी हो, या फिर बड़े शहरों में सोसाइटीज में ग्रोसरी पहुंचाना हो, ड्रोन हर जगह काम करते नजर आ रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से भी प्रोडक्ट डिलीवरी ड्रोन का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। कई राज्यों में तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस भी ड्रोन पर भरोसा कर रही है। जब इतने बड़े पैमाने पर तरह तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनकी क्वालिटी का निरीक्षण और निगरानी भी जरूरी है। यही वजह है कि गाजियाबाद के नेशनल टेस्ट हाउस में पहली सरकारी ड्रोन टेस्टिंग लैब अस्तित्व में आई है, जहां ऐसी कई मशीन्स मौजूद हैं जो प्रदर्शन, सुरक्षा और विश्वसनीयता जैसे कई पैमानों पर सिविलियन ड्रोन को परखेंगे। देश में ड्रोन बनाने वाली किसी भी कंपनी को 250 ग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लेना होता है, जिसके लिए उसे यहाँ कई टेस्ट से गुजरना होगा। इसमें सबसे पहला पड़ाव न्यू मेटेओ शॉक टेस्टिंग मशीन है, यानी ये मशीन लैंडिंग के दौरान ड्रोन के लिए प्राकृतिक रूप से अचानक झटके वाली स्थिति पैदा करती है। वो टेस्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। NTH गाजियाबाद में है हम, और 3 पैरामीटर्स पर यहाँ पर ड्रोन की टेस्टिंग होती है। मैकेनिकल जो तरीके होते हैं, ये पहला है, इस पर शॉक टेस्ट किया जाता है। ये मशीन आप देख रहे हैं, इस पर इस तरह से ड्रोन को फिट करते हैं, चाहे वो कोई भी ड्रोन हो, और यहाँ से उसको शॉक दिया जाता है। और इस शॉक टेस्ट में लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रोन है, किस तरह का ड्रोन है। कोई भी ड्रोन, चाहे वो एग्रीकल्चरल का ड्रोन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का ड्रोन हो, उसको यहाँ पर आकर इस टेस्ट से गुजरना होगा। अगर शॉक टेस्ट में उसमें कोई भी दिक्कत आती है, मान लीजिए कि मिट्टी अंदर जा रही है और मिट्टी उसके पास को नुकसान पहुँचा रही है, तो वो ड्रोन इसी टेस्ट से पहले ही स्टेप से बाहर हो जाएगा। और अगर कोई ड्रोन इस टेस्ट को पास कर ले रहा है, तो उसे बाकी के 2 टेस्ट के लिए आगे भेज दिया जाता है। पहले पड़ाव को पास करने पर सिविलियन ड्रोन को फिर एनवायरनमेंट टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस दौरान एनवायरनमेंट टेस्ट चेंबर में ड्रोन को -40 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के तापमान से गुजरना होता है। इस दौरान ह्यूमिडिटी का लेवल यानी आर्द्रता का स्तर 98% तक रखा जाता है। शॉक टेस्ट के बाद किसी भी ड्रोन को एनवायरनमेंट टेस्ट के लिए लाते हैं। जो मशीन आप देख रहे हैं, इसमें उस ड्रोन को रखकर, सैंपल को रखकर एनवायरनमेंट टेस्ट करते हैं। एनवायरनमेंट टेस्ट के नाम से ही आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं कि अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग टेम्परेचर में ड्रोन किस तरह से काम करेगा या फिर नहीं काम करेगा, वो सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। इस मशीन के अंदर सैंपल को रखकर -40 डिग्री से +140 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं। और उसमें ड्रोन सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके जो पुर्जे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं, कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है,
वो सब कुछ इसमें देखा जाता है। इतना ही नहीं, जो ह्यूमिडिटी है उसको भी 98% तक इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, क्योंकि ड्रोन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही तो कि उसे अलग अलग जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें वो ठीक तरीके से अप्लाई कर पाए, साथ ही साथ उसकी लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि कभी कोई उसकी बैटरी फेल हो जाए, कभी कोई उसका विंग फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे। वो सारे टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं अलग अलग टेम्परेचर को क्रिएट करके, और जब ये हो जाता है तो उसके आगे ड्रोन को फिर दूसरे टेस्ट के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर यहीं पर उसका कोई भी पार्ट खराब होता है, किसी भी टेस्ट में वो फेल होता है, किसी भी टेम्परेचर पर वो फेल होता है, तो उसे फिर वापस से भेज दिया जाता है उसके प्रोडक्शन हाउस के पास कि इसमें दिक्कत है, आप उसको वापस से इस कमी को दूर करिए और फिर से टेस्टिंग के लिए लेकर आइए। नेशनल टेस्ट हाउस में अगला पड़ाव है डस्ट टेस्ट चेंबर का। इस मशीन में ड्रोन को रखकर आंधी और धूल जैसे हालात पैदा किए जाते हैं। तेज आंधी और धूल में ड्रोन की क्षमता को मापा जाता है। ये जरूरी है कि टेस्ट में सफल होने के लिए धूल और आंधी से ड्रोन के कलपुर्जों में खराबी नहीं आनी चाहिए। ड्रोन का जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है डस्ट टेस्ट चैम्बर। आप देखिए कितनी बड़ी मशीन है, लेकिन इस बड़ी सी मशीन में एक बार में एक ही सैंपल रखा जाएगा, एक ही ड्रोन रखा जाएगा। इस मशीन में क्या टेस्ट होता है, आप ये समझिए कि कोई भी ड्रोन जब फ्लाई कर रहा होता है किसी भी एरिया में, तो हो सकता है कि वहाँ पर आंधी आ जाए, वहाँ पर तूफान हो जाए, या फिर अगर रेगिस्तान तो वहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही हो, तो उस कंडीशन में, उस आंधी तूफान में ड्रोन के अंदर वो मिट्टी जाएगी, धूल जाएगी, वो सब कुछ तो जाएगी, लेकिन वो किसी भी तरीके से धूल मिट्टी उस ड्रोन के किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उस तरह की कंडीशंस इस मशीन के अंदर क्रिएट की जाती हैं। ये देखिए टैंक है, इसमें दिखाइए ये ब्लोअर लगे हुए हैं, ये अंदर ये वाइब्रेट करता है, डस्ट अंदर जाती है, ब्लोअर उसको फेंक देता है वापस। ये है इसका प्रोसीजर। ऊपर भी लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए, ऊपर से भी नीचे से भी, चारों तरफ से वो उसमें डस्ट फेंकता रहता है। और डस्ट फेंकने का फिर हम उससे चेक क्या करते हैं? उसमें चेक ये करते हैं कि जब एक पर्टिकुलर टाइम तक ड्रोन को इसके अंदर रख के छोड़ देते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, उसको फ्लाई करा के देखते हैं और नॉर्मल ऑपरेशन में है कि नहीं। हो सकता है उसके अंदर कोई इशू आ जाए, कोई शॉर्ट हो जाए, कुछ हो जाए, डस्ट अंदर पहुंच गई, हो सकता है उसका कोई कंपोनेंट वर्क ना कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ ना हो, इसलिए टेस्ट किया जाता है। कितने घंटे रखते हैं इसमें? ये तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 2 घंटे 4 घंटे डिपेंड करता है कैसा ड्रोन है, कहाँ के लिए यूज़ के लिए। जो डस्टिंग पे यूज़ के लिए तो उसमें ज़्यादा रखना पड़ता है, और जो नॉर्मल यूज़ में है उसमें कम रखते हैं। फिर बारी आती है फ्लाइंग टेस्ट की, जिसमें खुली जगह पर ड्रोन को उड़ाकर उसे अलग अलग पैरामीटर पर परखा जाता है। ड्रोन की जीपीएस मैपिंग की एक्यूरेसी, ड्रोन की बैटरी कैपेसिटी के अलावा सुरक्षा मानकों की भी जांच होती है। कभी भी कोई भी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन होता है तो उसके अंदर CSUS स्कीम के हिसाब से चेक ऑफ लिस्ट रहता है। उस चेक ऑफ लिस्ट में अंदर यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले GPS मैप्ड है या नहीं देखा जाएगा, उसके बाद कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स नज़दीक है या नहीं देखा जाएगा, और बैटरी का कंडीशन क्या है देखा जाएगा। जैसे आप सभी को मैं बता दूं कि जो ड्रोन्स का रूल्स है वो अप टू 400 फीट तक है। 400 फीट से ऊपर जाएगा तो वो सिविल एविएशन रूल्स के अंदर आएगा। इसलिए उसके अंदर एक जियो फेंसिंग करके कॉन्सेप्ट रहता है, जिसके अंदर जियो फेंसिंग फ्रीज किया जाता है 400 फीट का, एंड हर मिशन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। देश में कई निजी कंपनियों की तरफ से ड्रोन सर्टिफिकेशन का काम होता है। ड्रोन इंडस्ट्री में लगातार आ रहे बूम और नए स्टार्टअप को देखते हुए सरकार ने खुद भी ड्रोन टेस्टिंग का फैसला किया है। नेशनल टेस्ट हाउस में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में लागत कम और पारदर्शिता ज्यादा मिलेगी। हम एकमात्र सरकारी एजेंसी जहां ये टेस्ट होता है, जैसा आपने देखा यहाँ पे वी हैव अराउंड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। इसके अलावा और लोग भी करते हैं, तो बट सरकारी एजेंसी के रूप में हम पहले हैं जिन्होंने यहाँ पे ये फैसिलिटी गाज़ियाबाद में स्टार्ट की है ड्रोन टेस्टिंग की। हम लोग अब टेस्टिंग तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग सर्टिफिकेशन किया करते हैं। आई थिंक ये लास्ट 6 मंथ से हम लोग सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। हमारे पास 56 एप्लीकेशंस एज ऑन डेट हैं फॉर सर्टिफिकेशन। हम लोग कोशिश करेंगे कि क्योंकि स्टार्टअप जो है वो फाइनेंशियली
हम लोग के जो रेट्स हैं जैसे सर्टिफिकेशन के भी, दे आर मच लेस देन एनी अदर एजेंसी। तो इसके टेस्ट रेट्स भी हम लोग जो बाकी लोगों के से है हम उनसे काफ़ी कम रखेंगे। वैसे भी MSMEs वगैरह को वी गिव डिस्काउंट एंड ऑल, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज़ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रादर दैन रेवेन्यू अर्निंग। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जो है उन सेक्टर्स को डेवलप होने के लिए सर्विस प्रोवाइड करें, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस टेस्ट फैसिलिटी हैज़ बीन सेट अप। इस वक्त देश में 200 से ज्यादा ड्रोन को डेवलप करने वाले स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिसमें एक स्टार्टअप मृदुल का भी है, जिनके ड्रोन को सरकारी संस्था नेशनल टेस्ट हाउस का पहला सर्टिफिकेशन मिला है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ NTH को, सो NTH के जो प्रोसेस हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे आपसे कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाएगी, जो हमें कभी कभार प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में फेस करना पड़ता है। तो जो भी है सब कुछ सटीक आपको बताया जाएगा। प्राइसिंग में अगर आप देखें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है बहुत। अगर प्राइवेट प्लेयर्स में जाएं हम तो कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे NTH जो है आपको हम जैसे स्टार्टअप्स को काफ़ी हेल्प करता है। और उसके अलावा जो प्रोसीजर है उसमें गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलती है। देश में 200 कंपनीज और 2000 ड्रोन पायलट्स का प्रतिनिधित्व करने वाली गैर सरकारी संस्था द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एक सुरक्षित और मानव रहित विमानन उद्योग के निर्माण के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से भारत के ड्रोन सेक्टर में जबरदस्त विकास हुआ है। 2026 तक ड्रोन कारोबार के 15,000 करोड़ तक पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। उसी का नतीजा है कि रक्षा क्षेत्र के अलावा सर्विलांस, परिवहन, खेती, आपात सेवाएं, एरियल फोटोग्राफी और पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर कहां रिलीज होगा, मेरठ या फिर कानपुर, इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर नंबर्स की लड़ाई हो रही थी वो अब शांत हो गई है। लोगों ने अपनी राय दे दी है और जज साहब का फैसला भी आ चुका है। अब फिल्म का ट्रेलर दोनों शहरों में बुधवार को लॉन्च होगा। तो ट्रेलर का लॉन्च किस तरह से होगा, उस इवेंट में जगदीश्वर मिश्रा और जगदीश त्यागी की भूमिका कैसी रहेगी, इसको लेकर सस्पेंस भी जज साहब ने हटा दिया है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।